हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो फ्लावर शेडिंग हो रही थी, जब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो किस हद तक कंट्रोल हुई है। और ये जो रो होती हैं, जो पंक्तियां होती हैं, उन पर जब हम टमाटर की बंधाई करते हैं तो उनका वज़न बढ़ता है, तो आपस में खींचने लगती हैं। तो उनको रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये मैंने नारियल की रस्सी के सहारे, जो लास्ट का बाँस या खंभा होता है, उसको हम बांध के रखे हैं। एक यूनिक आइडिया बनाया हुआ है, जिससे कि जो पूरी रो होती है, अगर जब फल लगने लगते हैं तो आपस में झुकने लगते हैं, जिससे जो पौधे होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए हमने ये एक यूनिक आइडिया बनाया हुआ है। जो लास्ट का बाँस है उसको हमने बांध के एक खूंटी के सहारे उनको रोका हुआ है। अब देखेंगे कि जो फ्लावर शेडिंग हो रही थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंचाई कर दी है। जैसे कि इसमें ये जो टमाटर होता है, सिंचाई पानी के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, ना ज़्यादा पानी लेता है और ना ही ज़्यादा सूखा कहता है। इसीलिए इसमें प्रॉपर नमी बनाए रखेंगे। अब देखेंगे कि ये जो इसमें हैं, जब से सिंचाई की हुई है तब से जो फ्लावर शेडिंग हो रही थी, जैसे फ्लावर सूख जा रहे थे, वो थोड़ा सा कम हो गया है। ऑलरेडी ये लीफ कर्ल इसमें लगा हुआ है, तो थोड़ा पहले से ही इसमें फ्लावर शेडिंग हो रही थी। उसके लिए अब जो फ्लावर शेडिंग हो रही थी, उसके लिए मैंने एक ऑक्सिन हार्मोन आता है प्लानोफिक्स के नाम से, बायर कंपनी का, वो भी मैंने स्प्रे किया हुआ है। आप देखेंगे कि कुछ कम हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर का जो फ्लैक्चुएशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई दिन में रह रहा है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। इस वजह से ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। अब ये पूरी रो जो भी लगी हुई हैं, और उनमें पहले जो नाइट्रोजन था, तो मैंने नाइट्रोजन के रूप में यूरिया को नहीं दिया। उसके लिए मैंने, अब यहाँ देखेंगे कि ये सारी रो बनी हुई हैं, और इन सारी रो का जो लास्ट वाला बाँस है, या जो फिर लास्ट वाला एंगल होता है, उसको हमने बांध कर पीछे खींच कर बांधा हुआ है खूंटी के सहारे। आप देखेंगे जब से मैंने उसमें वो मेडिसिन डाली हुई है और इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड डाला था, तब से इसकी पत्तियां कुछ सही हो गई हैं। जो लीफ कर्ल वायरस लगा हुआ था, जब इसकी पत्तियां सही होंगी तो वे प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा, जिससे इसका भोजन में वृद्धि होगी और पौधे में सुधार आएगा। जो फ्लावर हैं इसके, वो भी अब थोड़े कम ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब कम थोड़ा से गिर रहे हैं। नहीं तो पहले पौधे के जो फूल होते थे वो ज़्यादा गिरते थे। अभी ये हमने ये लेट लगाया था, जो दूसरे दूसरे के लगे हुए हैं उनसे हमने बाद में लगाया है। तो कुछ ही फल अभी लगे हुए हैं, जो नीचे की ब्रांचेस हैं, जो सबसे पहले फूल आए हुए थे उनमें लगे हुए हैं। जो पहले फूल आए थे उनमें बड़े हो गए हैं, जो बाद में आए हैं वो अभी छोटे हैं। अब ये देखेंगे तो इनमें क्या रहता है कि मैंने नाइट्रोजन के तौर पर यूरिया नहीं दिया था, उसके बदले मैंने जो गोबर की खाद होती है वो हमने डाला हुआ था। गोबर की क्या खाद होती है कि आप डालेंगे रो के दोनों तरफ, उसके बाद अगर पानी लगाएंगे तो पानी जो होगा, ये जब इसमें गोबर की खाद में लगेगा, उसके बाद जो इसमें न्यूट्रिएंट हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे और पौधा आसानी उसको पोषक तत्व उनको ले लेगा। इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एनपीके तो पाया ही जाता है, जिससे पौधे की काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। ऐसे आप एक या दो फिर न्यूट्रिएंट डालेंगे, यूरिया एंड डीएपी अगर डालेंगे तो फास्फोरस एंड नाइट्रोजन ही मिलेगा। अगर आप इसको डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इधर देखेंगे कि ये सबसे पहले वाले जो फूल आए थे उनमें टमाटर ऐसे लगे हुए हैं, और ये पूरी रो में जो लास्ट के हैं उनमें ही फूल हैं। जो पहले लगे थे फूल उन्हीं में अब बड़े बड़े हो चुके हैं। और ये रीज़न क्या रहता है, जब ऊपर फूल में ड्रॉप होने लगते हैं, मरने लगते हैं, उनका बहुत बड़ा रीज़न ये रहता है, नीचे जो शकर से किल्ले निकलते हैं, इनको वाटर शकर्स बोलते हैं। तो इनको हटाना होता है। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो एक्स्ट्रा ये फूड लेते रहते हैं
और इनमें फ्लावर बहुत अच्छा बढ़ जाता है। कोई शकर्स तो उनमें लगेंगे नहीं तो नहीं देखने को मिलेंगे कि फल लग रहे हैं। हर पौधे में जो मेन ब्रांचेस हैं जैसे देखेंगे कि 1 2 3 हैं, जो ये एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इनको हम हटा देंगे। जब एक्स्ट्रा हटा देंगे तो ऊपर जो फूल लगे हुए हैं उनमें भोजन अच्छे तरह से पहुँचेगा और वो जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं तो ऊपर भोजन कम पहुँचेगा तो आराम से वो जो फ्लावर हैं वो मरने लगेंगे। ये हर एक पौधे के नीचे देखेंगे तो एक्स्ट्रा सकर्स निकले हुए हैं और उनको हम हटाते रहेंगे। जिनमें नहीं ये निकलेंगे उनमें ऊपर जो फल होंगे उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। आप किसी भी पौधे को देख लीजिएगा। और ये अब ऊपर वाली कंडीशन देखेंगे ऊपर के पौधे की, तो जब इसमें रोग लगा हुआ था तब ये ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे थे ये फ्लावर इसके। अब इसमें देखेंगे कि फ्लावर सेटिंग बंद हो गई है और इसमें फल बनने लगे हैं। अगर फ्लावर सेटिंग हो भी रही है तो कुछ में हो रही है, सभी में नहीं हो रही है। बाकी अब ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ जो रोग लगा हुआ है लीफ कर्ल वायरस, ये इंसेक्टिसाइड अभी डाला है लेकिन इतना कंट्रोल नहीं है जो लीफ कर्ल वायरस होता है। इसका कोई इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर ले रहे हैं। इससे इससे अच्छा है कि जब भी आपके खेत में थोड़े बहुत सिम्टम लक्षण दिखें तो हम तुरंत इसका इलाज करेंगे जिससे ये कंट्रोल हो सके। नहीं तो ये कंट्रोल नहीं होता है। आप अगर इंसेक्टिसाइड वाइट फ्लाई से या सफ़ेद मक्खी एक होती है उससे ये फैलाया जाता है, तो आप उससे कंट्रोल कर ले रहे हैं पहले ही तो सही है। नहीं तो बहुत सारे इसके कारण रहते हैं लगने के, और ये जब लग जाता है ज़्यादा सीवियर होता है तब ये सही नहीं होता है और पूरी आपकी ग्रोथ को रोक देता है, जिससे आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बहुत ही कम रहेगा। क्योंकि जब लगने की अवस्था रहती है फलों की तब वो रोग में चला जाता है, उसके बाद इसमें फल इतने नहीं लग पाते हैं। और ये पौधों में देखेंगे कि जिनमें नहीं लगा था उनकी ग्रोथ अच्छी है। और ये जब गुच्छा लगता है, अगर नीचे वाटर सकर्स हैं तो गुच्छे में कुछ पौधे जो फल हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं, बाकी बड़े बड़े रह जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं। तो हम उनको क्या करेंगे, ये सकर्स को हटा देंगे क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं, इसीलिए जो फल भी बन जा रहे हैं उनमें से कुछ छोटे रह जा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर सबके पास भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए हम उनको हटाएंगे यहाँ से। और जो वीड मैनेजमेंट है, जो खरपतवार है, खरपतवार को हम हटाते रहेंगे ताकि रोग से बचें और कीटों से हम बचते रहें। और जब वो खरपतवार रहेंगे तो वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं जो पौधे का होता है, लेकिन वो खरपतवार अपने को यूज कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने तो एनपीके के लिए जो डाला था वो गोबर की खाद डाली हुई थी और उसके बाद मैंने पानी लगा दिया है। जो इसमें न्यूट्रिएंट थे वो नीचे लीच डाउन हो जाते हैं आराम से और काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है क्योंकि उसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एनपीके के साथ साथ एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं। अब ये सारी रो देखेंगे कि पूरी ये जो मैंने बंधा रखा है ये रो को रोकने के लिए। दोस्तों अगर आपके यहाँ ऐसा है कुछ तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये आइडिया कैसा लगा और कैसा है ये।